हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में विवर्तन पढ़ा था जो लैब असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए था। आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के वीडियो में ये क्लास जो है, ये यूनिट है, ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन जो है नेक्स्ट यूनिट शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखो, व्यतिकरण में हमने काफ़ी कुछ देख लिया था, बेसिक है उसका कंप्लीट कर लिया था। एक व्यतिकरण में यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और आता है, उसमें भी कुछ पूछ लेते हैं, फ्रिंजों की चौड़ाई वगैरह पूछ लेते हैं। तो क्या था, जो व्यतिकरण की हमने बात की थी कि दो तरंगे समान दिशा में चलते हुए जब मिलती है तो किसी जगह पे तीव्रता अधिकतम हो जाती है तरंग की और किसी जगह पे कम हो जाती है। जहां पे अधिक होती है उसे बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण और जहां पे कम होती है वहां बोला जाता है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में देख लिया था। अब ये जो व्यतिकरण की बात की गई है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था यंग ने एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि वास्तव में क्या प्रकाश का व्यतिकरण होता है, क्या वास्तव में प्रकाश तरंग है। ऐसा पता करने के लिए यंग ने प्रयोग किया, जिसे हम बोलते हैं यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो क्या किया है ये। तो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो यंग ने क्या किया, एक यहां पर प्रकाश का स्रोत लिया और इसके सामने एक अवरोध रखा जिसमें दो स्लिट यानी दो छिद्र बने हुए थे। क्या बने हुए थे? दो छिद्र बने हुए थे। ठीक है, और यहां पर लगाया एक पर्दा। ठीक है, यहां पर क्या लगा दिया? एक पर्दा। अब देखो क्या हुआ, इस प्रकाश स्रोत से जब ऐसे तरंगे निकल के गई तो इस स्लिटों से टकराई। स्लिटों से टकराने के कारण यहां से नई तरंग उत्पन्न हुई इस तरीके से। इस वाले स्लिट से भी ये तरंग बन के गई। आए स्टूडेंट्स इतना समझ में? अब देखो, जब ऐसे हुआ तो यहां पर तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है, हर जगह पे तरंगे टकरा रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही है, तो व्यतिकरण हमें देखने को मिला। अब देखो मैं समझाता हूं कहां पर संपोषी हो रहा है, कहां पे विनाशी हो रहा है। तो देखो मैं क्या करता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझो कि कोई भी तरंग होती है, कोई भी तरंग जब होती है तो उसके एक तो स्रंग होता है और ये वाला भाग क्या होता है? गर्त होता है। अब इस वाली तरंग को अपन ने ऐसे प्लेन सरफेस पे बनाया, यानी ये वाली तरंग कुछ ऐसे बन रही होगी, मान लो इस तरीके से बन रही होगी। तो ये उठा हुआ भाग है, ये तो मैंने इस सॉलिड लाइन से दर्शाया है, और जो नीचे दबा हुआ भाग है, गर्त है, वो ये वाला भाग है। ठीक है, ये वाला जो बीच में बच गया ये गर्त वाला पोर्शन है, ये स्रंग है, ये गर्त वाला पोर्शन है, ऐसे समझ लो इसको। तो यहां पर ऐसे डैश डैश करके जो मैं बना रहा हूं, ये गर्त है, ये गर्त है। ठीक है, इनमें भी ऐसा ही है, जो दो सॉलिड लाइन के बीच में जगह है वो गर्त वाली जगह है। ठीक है, थोड़ा अगर नहीं दिखे ये ध्यान से तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना आप लोग एक बार समझने के लिए। ठीक है, ये डैश डैश जो मैंने बनाया है वो क्या है? गर्त है। अब ऐसे इस पे भी बना सकते हैं, आप लोग कॉपी में बना के देखना, इस पे भी बना सकते हैं। वो मैं नहीं बना रहा क्योंकि अपने को समझना है, वो यहीं समझ में आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इस जगह पे देखो क्या हो रहा है। इस जगह पे सॉलिड लाइन यानी गर्त से गर्त टकरा रहा है, सॉरी स्रंग से स्रंग टकरा रहा है, तो यानी यहां पर संपोषी व्यतिकरण देखने को मिलेगा, यहां पर संपोषी व्यतिकरण देखने को मिलेगा, यहां पर हमें संपोषी व्यतिकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, इस जगह पे संपोषी व्यतिकरण देखने को मिलेगा। तो ये संपोषी व्यतिकरण की स्थितियां होगी। इसके अलावा अगर आप लोग यहां देखोगे, इस जगह पे देखो, ये डैश डैश लाइन यानी गर्त है और ये सॉलिड लाइन यानी स्रंग है। तो स्रंग और गर्त टकरा रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो यहां पर विनाशी व्यतिकरण देखने को मिलेगा। यहां पर जो परिणामी तीव्रता बनेगी वो बहुत कम बनेगी, यहां पर परिणामी तीव्रता बनेगी वो बहुत ज्यादा बनेगी। देखो इस जगह पे विनाशी व्यतिकरण होगा, इस जगह पे विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें कई जगहों पर विनाशी व्यतिकरण देखने को मिलेगा, कई जगहों पर जो है वो संपोषी व्यतिकरण देखने को मिलेगा। अब अगर हमने इसके सामने पर्दा रख देंगे, इसके सामने क्या रख देंगे? पर्दा। तो पर्दे पर क्या प्राप्त होगा? देखो हमें, जैसे ये संपोषी व्यतिकरण की स्थिति है तो यहां पर हमें फ्रिंजे प्राप्त होगी। फ्रिंजे मतलब प्रकाश की छोटी छोटी लाइनें प्राप्त होगी हमें यहां पे। जैसे एकदम बीच में देखें तो यहां पर इस तरीके से, फिर यहां पर ब्लैक,
फिर वाइट, फिर ब्लैक, ऐसे कुछ हमें प्राप्त होगा ये पर्दे पर। ठीक है, इसमें जो व्हाइट है, व्हाइट वाला पोर्शन है, ये तो संपोषी व्यतिकरण को दर्शा रहा है, क्योंकि तरंगे समान कला में जाके अध्यारोपित हुई है, अध्यारोपित हुई है तो तीव्रता ज्यादा हमें प्राप्त हुई है, मैक्सिमम प्राप्त हुई है, यहां पे प्रकाश हमें दिखाई देगा। इन जगहों पे काला भाग मतलब प्रकाश की तीव्रता 0 के बराबर दिखाई देगी हमें। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि यहां पर विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन हुई है, विनाशी व्यतिकरण हुआ है, इसका मतलब क्या है, वहां पे तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हुई है, जिससे वो टकरा के एक दूसरे को नष्ट कर रही है। ठीक है ना, ऐसे कुछ हमें देखने को मिल रहा है यहां पे। आया स्टूडेंट्स इतना समझ में? तो यहां पर पूछा क्या जाता है, तो देखो जो पूछा जाता है अब मैं वो समझाता हूं। देखो इस स्लिट से पर्दे की जो दूरी है वो आता है d, इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, ये जो दोनों स्लिट हैं इन दोनों के बीच की ये वाली दूरी जो है इसको स्मॉल d से लिख देते हैं अपन, और जो प्रकाश काम में ले रहे हैं उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, लैम्डा है। हमें पूछा जाता है एक तो इन जो स्लिट, ये जो फ्रिंजें बन रही हैं, फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी है, काली फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, मतलब ये वाली चौड़ाई कितनी है, ये तो काली चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी, अगर ये देखेंगे तो ये काली फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये फ्रिंजों की चौड़ाई पर क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखो यहां पर ये जो चमकीली फ्रिंज बन रही है, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी और काली फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो समान ही होगी, तो मैं एक ही जगह लिख देता हूं यहां पे फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब क्या होता है, जैसे प्रकाश आके आपतित होगा तो ऐसे थोड़ी दूर में ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट ऐसे बन जाएगा, तो ये जो ब्लैक व्हाइट बन रहा है उसी को अपन फ्रिंज बोलते हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई इस पर क्वेश्चन आता है, कितनी होती है, लेमडा डी अपॉन डी। फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होती है, लेमडा डी अपॉन डी। लेमडा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, स्मॉल डी स्लिटों के मध्य की दूरी, और कैपिटल डी स्लिट से पर्दे की मध्य की दूरी, ये हमें दी हुई मिलेगी। तो ये है फ्रिंज की चौड़ाई। अगर पूछी जाए एन वी चमकीली फ्रिंज, अगर ये पूछी जाए तो एन वी चमकीली फ्रिंज का मतलब, देखो इसमें जो बीच वाली फ्रिंज बनती है, ये बीच में जो चमकीली फ्रिंज बनती है, चमकीली फ्रिंज, बीच वाली फ्रिंज कैसी होती है, चमकीली, फिर उसके दोनों तरफ काली काली, फिर चमकीली चमकीली, फिर काली काली, ऐसे फ्रिंजें बनती है। तो इस बीच वाली फ्रिंज से मान लो पूछा जाएगा आप लोगों को कि दूसरी चमकीली फ्रिंज कितनी दूरी पर होगी, ये बीच वाली फ्रिंज मान लो, ठीक है, इससे दूसरी, तो पहली और दूसरी ये दूरी कितनी होगी ये पूछ लिया जाएगा कि बीच वाली फ्रिंज से तीसरी काली फ्रिंज, तो पहली दूसरी और तीसरी ये काली फ्रिंज कितनी दूर होगी, ऐसे दूरी पूछी जाती है। तो एनवी कोई भी आप लोगों को पूछी जाए कि दूसरी चमकीली फ्रिंज कितना दूर होगी, 10वीं चमकीली फ्रिंज कितना दूर होगी, तो वो उसके लिए फॉर्मूला है एनवी चमकीली फ्रिंज, इसके लिए फॉर्मूला आता है एन लेमडा डी बटे डी। ऐसे याद रखोगे इसको, क्या याद रखोगे, एन लेमडा डी बटे डी। अगर पूछा जाए एनवी काली फ्रिंज अगर पूछी जाए तो इसका मान आएगा स्टूडेंट 2n-1 लेमडा डी बटे 2d। ये फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने हैं, एनवी चमकीली फ्रिंज, एनवी काली फ्रिंज। ठीक है, अच्छा अगर मान लो आप लोगों को पूछ ले कि कोणीय चौड़ाई पूछ ले, एक और कई बार पूछ लिया जाता है कि कोणीय चौड़ाई क्या है, कोणीय स्थिति बताओ एनवी चमकीली फ्रिंज की, कोणीय स्थिति बताओ एनवी काली फ्रिंज की। कोणीय स्थिति अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, इन्हीं फॉर्मूलों में ध्यान रखना, कोणीय जब भी पूछा जाए तो ये डी मत लिखना आप लोग किसी भी फॉर्मूले में। जैसे कोणीय चौड़ाई लेमडा बटे डी, एनवी चमकीली फ्रिंज की कोणीय स्थिति तब हो जाएगा एन लेमडा बटे डी। एनवी काली फ्रिंज की कोणीय स्थिति, इस डी को हटा देंगे, क्या बन जाएगा 2n-1 लेमडा बटे 2d। बस ये फॉर्मूले हैं, आसान से फॉर्मूले हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो व्यतिकरण है इस पर देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक दो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग लिख लेना इसको, मैं बोल रहा हूं कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश से व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त किया जाता है। स्लिटों के मध्य दूरी 0.1 सेंटीमीटर, पर्दे की दूरी 1 मीटर है। देखो क्या क्या दे रखा है,
कि प्रकाश जो काम में लिया है हमने, वो लिया है 6000 एंगस्ट्रॉम का। ये कह रखा है कि इससे व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त कर रहे हैं। जो स्लिटों के मध्य की दूरी, ये जो स्लिट, ये जो छिद्र बनाए अपन ने यहाँ पे एक अवरोध लगा के, इन छिद्रों के बीच की जो दूरी है यानी स्मॉल डी, वो दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर। और कहा है कि पर्दे की जो दूरी है कैपिटल डी, वो है 1 मीटर। ये मान दिए हैं। अब आगे पूछा है कि 10वें उच्चिष्ट की दूरी क्या होगी। 10वें उच्चिष्ट की दूरी मतलब, उच्चिष्ट का मतलब होता है चमकीली फ्रिंज, निम्निष्ट का मतलब होता है काली फ्रिंज। तो 10वें उच्चिष्ट की दूरी, तो देखो n का मतलब तो हो गया 10 उच्चिष्ट चमकीली फ्रिंज, और हम ऐसे ही स्थिति उसकी निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, जो आंसर इसका आएगा उसके लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा n लैम्डा d बटे d। यही क्यों रखा, क्योंकि मुझे उच्चिष्ट पूछा गया। उच्चिष्ट का मतलब होता है चमकीली फ्रिंज। n का मान 10, लैम्डा 6000, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये एंगस्ट्रॉम जो होता है इसका मतलब होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं। देखो ये जो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, ये है 6000 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। इसको भी चेंज कर लो। देखो स्टूडेंट्स, 0.1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 0.1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो ये हो जाएगा, देखो 0.1 मैंने कहा सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब मैंने लिखवाया था आप लोगों को, सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की घात माइनस 2 मीटर। ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर लिया, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लिया। फॉर्मूले में रखते हैं, तो फॉर्मूले में आएगा n 10 हो गया, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम हो गया, d पर्दे की दूरी 1 मीटर दे रखी है हमें, बटे में स्लिटों के मध्य की दूरी कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, जो मीटर में कितना होगा 0.1 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, तो मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो ये 1 0 और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 1 0 ऊपर चला जाएगा। 10 की घात माइनस 2 को काटूं मैं 10 की घात माइनस 10 से, तो यहां पर बच जाएगा 10 की घात माइनस 8। अब देखो यहां पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, अरे यहां पे 5 जीरो है, और यहां पर 10 की घात माइनस 8 है। कटेगा तो ये कितना बचेगा, 10 की घात माइनस 3 बच जाएगा। सही है, तो आंसर क्या आ गया इसका स्टूडेंट्स, 6 इंटू 10 की घात माइनस 3 मीटर, इतनी दूरी पर बनेगा। मतलब जो 10वीं फ्रिंज बनेगी वो पहली चमकीली फ्रिंज से, बीच वाली चमकीली फ्रिंज से कितनी दूरी पर बनेगी, 10 गुणा 10 की घात माइनस 3, सॉरी 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर दूरी पर बनेगी। अब ऑप्शन में आप लोगों को ये भी मिल सकता है, इसके अलावा देखो ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, 6 mm भी मिल सकता है, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, 10 की घात माइनस 3 याद रख लेना, मैंने कहा था लिख लेना इनको किताब कॉपी में। 10 की घात माइनस 3 का मतलब होता है मिली, 10 की घात माइनस 3 का मतलब क्या होता है मिली, तो 6 मिलीमीटर, यानी 6 मिलीमीटर इसका ऑप्शन हो सकता है, 6 मिलीमीटर mm इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, देखो इसी में और भी पूछा है कि दो संगत निम्निष्टों के मध्य दूरी क्या है, दो संगत निम्निष्टों के मध्य दूरी। निम्निष्ट का मतलब क्या है, काली फ्रिंज, तो दो संगत मतलब इसके बाद में जस्ट अगली काली फ्रिंज, दो संगत काली फ्रिंज हो गई, इनके बीच की दूरी बताओ, ये दो संगत काली फ्रिंज हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी ये है क्या, और ये वाली दूरी ही तो इस बीच वाली चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई भी है। अरे मान लो एक ये काली फ्रिंज बने, एक ये काली फ्रिंज बने, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो यहां पर बनने वाली चमकीली फ्रिंज के बराबर होगी, यानी ये चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई पूछ रहा है। तो चमकीली फ्रिंज हो चाहे काली फ्रिंज हो, चौड़ाई एक ही होती है, लैम्डा डी अपॉन डी। इसको सोल्व कर लेंगे तो लैम्डा डी अपॉन डी, ये फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी जो पूछा है हमें। लैम्डा का मान है 6000 गुणा 10 की घात माइनस 10, डी का मान है 1, और स्मॉल डी का मान कितना है 0.1 गुणा 10 की घात माइनस 2। आगे आप लोग सोल्व इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो आप लोग लिखना चाहो तो इसको लिख लो एक बार, फिर अपन आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे का पोर्शन करेंगे। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं।
देखो आगे का क्वेश्चन है कि 630 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से एक प्रकाश हमने काम में लिया है व्यतिकरण के लिए, जो है 630 नैनोमीटर, ये तरंग दैर्ध्य का प्रकाश हमने काम में लिया है। ठीक है, 630 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से 8.1 mm दूरी पर चमकीली फ्रिंज बनती है। 8.1 mm दूरी पर क्या बनती है, ऐसे लिखा हुआ है 8.1 mm चौड़ाई की चमकीली फ्रिंज बनती है। मतलब यहां पर जो प्रकाश हम काम में ले रहे हैं तो उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी है, 630 नैनोमीटर है। और इससे जो चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई बन रही है, जो चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई बन रही है वो कितनी बन रही है, 8.1 mm बन रही है। ठीक है, इस वाली कंडीशन में। अब आगे का है कि एक दूसरा प्रकाश अन्य व्यतिकरण प्रतिरूप बनाता है। मतलब ये वाले प्रकाश को उठा के फिर एक और दूसरा प्रकाश, कोई दूसरा स्रोत से, दूसरे स्रोत से प्रकाश काम में लिया, तो मतलब ये मान लो पहले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, दूसरे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ2 है। तो लिखा है कि एक दूसरा प्रकाश अन्य व्यतिकरण प्रारूप बनाता है जिसमें फ्रिंज 7.2 mm पर बनती है। मतलब इस वाली कंडीशन में जो फ्रिंज की चौड़ाई बन रही है वो कितनी बन रही है, 7.2 mm बन रही है। तो दूसरे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हमें पूछी है। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्रिंज चौड़ाई हमें दे रखी है तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र लगाएंगे। ये जो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है ये वाला लगाएंगे, λd/d। अब अपने पास देखो इस फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र में क्या नहीं है, λd/d। इसमें क्या नहीं है अपने पास, इसमें क्या नहीं है, लेमडा हमें दे दिया, डी और स्मॉल डी नहीं है तो इनको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो इस वाली कंडीशन में यही व्यतिकरण प्रतिरूप बन रहा है, इस वाली कंडीशन में यही बन रहा है, केवल प्रकाश को चेंज किया है हमने, स्लिटों के मध्य की दूरी को नहीं बदला, हमने पर्दे के मध्य की दूरी को नहीं बदला। ठीक है, तो दोनों कंडीशन के लिए कैपिटल डी, पर्दे के मध्य की दूरी और स्लिटों के मध्य की दूरी सेम रहेगी। तो ये दोनों कंडीशन में सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इधर मैं काम में ले लेता हूं 8.1 पहली कंडीशन, मतलब फ्रिंजों की चौड़ाई है 8.1, लेमडा की जगह λ1 लिख लेता हूं एक बार के लिए, डी और स्मॉल डी ये हमें दिया नहीं तो इसको ऐसे कैसे लिख लिया। दूसरी कंडीशन में देखो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी, 7.2 mm बराबर तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यहां पर कितनी है, λ2, पर्दे के मध्य की दूरी सेम वही है और स्लिट की दूरी भी वही है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का ले लेता हूं रेशियो, अनुपात ले लेता हूं। अनुपात लूंगा तो देखो डी से डी कट गया, इधर वाले डी से ये वाला डी कट गया, क्या बच गया, 8.1/7.2 बराबर λ1/λ2। बताओ λ1 तो है ना अपने पास, अरे λ1 कितना है, 630 नैनोमीटर। बताओ कितना होगा ये, 630, याद करो नैनो का मतलब कितना बताया था मैंने, 630 नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, या आप लोग इसको नैनोमीटर में रखोगे तो नैनोमीटर में भी आ जाएगा, तो आप लोग नैनोमीटर में ही रख लो। मेरा कहने का मतलब है सेम ऐसी काम में ले लोगे तो इसका मान भी उसी मात्रक प्रणाली में आ जाएगा। ये हो गया 630 और ये हो गया λ2। अब λ2 निकाल लेंगे, λ2 को इधर ले आता हूं, 7.2 इधर चला जाएगा तो 630 × 7.2 बटे 8.1 नीचे चला जाएगा, ये 8.1। और इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, करके देखना ट्राई इसको। तो इस तरीके के इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये व्यतिकरण है, व्यतिकरण से संबंधित हमने यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी देख लिया है, फॉर्मूले थोड़े काम के हैं, देख लेना। बस ये ध्यान रखना कि जब चौड़ाई पूछी जाए तो ये, और कोणीय चौड़ाई पूछी जाए तो ये फॉर्मूला, कोणीय स्थिति पूछी जाए तो ये फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया व्यतिकरण। अब आप लोगों के शायद एक टॉपिक और भी है, विवर्तन। विवर्तन भी आप लोगों के टॉपिक है। देखो विवर्तन क्या होता है मैं समझाता हूं आप लोगों को। विवर्तन क्या होता है, विवर्तन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि ये एक सतह है, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है। अब प्रकाश क्या करे, इसके कोने से टकराकर क्या होगा, वो इसकी ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाएगा। देखो मैं समझाऊं आप लोगों को, जैसे यहां पर देखो, शायद यहां पे छाया अगर आप लोगों को दिख रही है तो एक बार समझना इसको।
जैसे ये छाया दिख रही है। अब क्या हो, इधर से जैसे लाइट से प्रकाश आ रहा है, जो बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे उससे प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश इसके कोनों से टकराकर जहां पर छाया बननी चाहिए थी उसके अंदर भी प्रवेश कर जाए तो उसे विवर्तन कहते हैं हम। देखो मैं आप लोगों को चित्र बना के बताऊं विवर्तन का मतलब क्या है। इसको पूरा ही मिटा देता हूं। देखो विवर्तन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक है विवर्तन। जैसे मान लो इधर से प्रकाश आए, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तरंगे आ रही हैं। अब मैं क्या करूं, यहां पर बीच में मैंने एक अवरोध रख दिया, ठीक है, एक अवरोध रख दिया और इधर क्या बना दिया, एक पर्दा बना दिया मैंने। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये प्रकाश ऐसे आता हुआ प्रकाश है, ये इस अवरोध से टकराएगा तो इस अवरोध के बाद में इस पर्दे पर इसकी क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी, क्योंकि ये वाली जो तरंगे हैं वो तो सीधी निकल गई, ठीक है। ये एक्चुअल में जाना चाहिए था ऐसे, और ये इससे अवरोध से टकरा के रुक जाएगी, यहां पर छाया बन जाएगी इसकी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, अगर यहां पे किनारा नुकीला है तो प्रकाश इस तरह जाके ऐसे जाएगा, यानी ये प्रकाश की किरण जो है जहां पे छाया बननी चाहिए थी उसके अंदर भी प्रवेश कर गई। इसी को बोला जाता है विवर्तन। इसी को क्या बोलते हैं, विवर्तन। तो विवर्तन की जो परिभाषा होती है वो ऐसी होती है, तरंगों, सभी तरंगों के लिए होता है, अपन प्रकाश के लिए देख रहे हैं, क्या है कि यदि प्रकाश की तरंगे किसी नुकीले अवरोध से टकराकर उसकी ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अब जो प्रकाश का विवर्तन है वो प्राप्त किया था, एक तो फ्रेनल ने प्राप्त किया था और एक फ्रानोपर ने प्राप्त किया था। दो वैज्ञानिक थे, फ्रेनल और फ्रानोपर। तो फ्रेनल और फ्रानोपर ने विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया था। एक तो है फ्रेनल विवर्तन, एक है स्टूडेंट्स फ्रानहोपर विवर्तन। ऐसे दो पॉइंट अपने को देखने को मिलेंगे, फ्रेनल विवर्तन, फ्रानोपर विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन फ्रेनल ने प्राप्त किया था, फ्रानोपर फ्रानोपर ने प्राप्त किया था। इनके नाम पर, ये वैज्ञानिकों के नाम पर है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये विवर्तन भी हमें मिलता है कैसे, ये विवर्तन भी हमें मिलेगा वही फ्रिंजे बना के, इनसे भी फ्रिंजे बनती है, इनसे भी क्या बनती है, फ्रिंजे। तो देखो फ्रेनल ने ये फ्रिंज कैसे बनाई, फ्रेनल ने क्या किया, एक प्रकाश का स्रोत काम में लिया और सामने एक अवरोध रखा और एक पर्दा रखा, ठीक है। तो जब इधर से प्रकाश की ये तरंगे गई, इस कोने से और इस कोने से टकराकर जब इधर अध्यारोपित हुई तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हुई, फ्रिंजे प्राप्त हुई। यहां पर क्या प्राप्त हुई स्टूडेंट्स, ऐसे फ्रिंजे प्राप्त हुई। जैसे विवर्तन में, व्यतिकरण में प्राप्त हो रही थी, सेम वैसे ही। क्योंकि देखो ये तरंग इससे टकरा के चारों तरफ बिखर जाएगी, ये तरंग इससे टकरा कर चारों तरफ बिखर जाएगी, ऐसे ये तरंगे जाएगी तो यहाँ पे जाके अध्यारोपित होगी। और जैसे विवर्तन में, व्यतिकरण में फ्रिंजे बन रही थी वैसे इसमें भी फ्रिंजे बन जाएगी, ठीक है। फ्रानोपर ने क्या किया, फ्रानोपर ने ये कुछ ऐसे प्राप्त किया कि ये प्रकाश का स्रोत काम में लिया S, फिर यहां पर एक लेंस का उपयोग किया और फिर उसके बाद में अवरोध लगाया। उसके बाद में क्या लगाया, एक अवरोध लगाया, फिर यहां पर एक लेंस का उपयोग किया और फिर यहां पर अवरोध लगाया या पर्दा लगाया। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे प्रकाश की तरंगे ऐसे निकल रही है, लेंस से ये सीधी हो जाएगी, लेंस से क्या हो जाएगी, सीधी। जब ये यहां पर टकराएगी तो आगे बढ़ के इस तरीके से ये वापस से अध्यारोपित होगी, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, फ्रिंज मिलेगी। क्यों मिलेगी, जैसे मान लो इससे टकरा के ये तरंग थोड़ी इधर घूम गई, ठीक है। मैं इस वाले पेन से बनाता हूं, इस कोने से टकरा के तरंग थोड़ा ऐसे घूम गई, ये वाली जो तरंग आ रही है वो इस कोने से टकरा के थोड़ा ऐसे घूम गई, ठीक है। अब यहां से ये ऐसे जाके अध्यारोपित हो गई, आया समझ में। तो इस जगह पर जैसे ही अध्यारोपित होगी तो यहां पर फ्रिंज बन जाएगी, यहां पर फ्रिंज बन जाएगी, ऐसे कई सारी हमें फ्रिंजें प्राप्त होती है।
ये फ्रिंजे विवर्तन को दर्शाती है, और ये जो प्रयोग किया था ये फ्रानोपर ने किया था। तो ऐसे एक फ्रानोपर विवर्तन है, एक फ्रेनल विवर्तन है। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रेनल विवर्तन में जो अवरोध है, अवरोध से स्रोत प्रकाश का और अवरोध से पर्दा एक निश्चित दूरी पर होता है, सीमित दूरी पर होता है, ठीक है। जबकि फ्रानोपर विवर्तन में जो अवरोध है, अवरोध से स्रोत और अवरोध से पर्दा अनंत दूरी पर मान के चलते हैं। अपन कितनी दूरी पर? अनंत दूरी पर मान के चलते हैं। बस यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और बात करें तो इसमें जो विवर्तन प्राप्त करते हैं वो गोलीय तरंगाग्र से प्राप्त करते हैं। तरंगाग्र हाइगेंस की एक थ्योरी है। अभी आप लोगों के लिए नाम इतना ध्यान रखना कि यहां पर जो विवर्तन प्राप्त करते हैं वो गोलीय तरंगाग्र से प्राप्त करते हैं, बल्कि इसमें जो विवर्तन प्राप्त किया जाता है वो समतल तरंगाग्र से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब तरंगाग्र की एक थ्योरी है हाइगेंस की, आप लोग बुक में पढ़ना मिल जाएगी। वैसे आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, अगर इंटरेस्ट है तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो तरंगाग्र यहां पर समतल होता है, यहां पर गोलीय तरंगाग्र होता है। बस ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब देखो हमें इसमें और क्या पूछ सकते हैं, तो इस विवर्तन में हमें पूछ सकते हैं कि फ्रिंजों की चौड़ाई क्या है, वही व्यतिकरण की तरह फ्रिंजों की चौड़ाई क्या है, चमकीली फ्रिंज कितनी दूर बनेगी, काली फ्रिंज कितनी दूर बनेगी, वो सब पूछ सकते हैं। तो देखो वो मैं बता देता हूं। इस स्थिति में फ्रिंज चौड़ाई तो क्या होगी, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना जो फ्रिंज चौड़ाई है वो इसकी लिखी जाएगी लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है। लैम्डा डी अपॉन ए, लैम्डा आते हुए प्रकाश की तरंग दे रही है, डी पर्दे की दूरी हो गई, और ए जो है वो ये वाली जो छिद्र बनाया अपन ने बड़ा, उसकी दूरी हो गई ए, उसकी चौड़ाई हो गई। ये जो खाली जगह बनाई अपन ने, ये वाली जो खाली जगह बनाई, इसकी दूरी कितनी है, ए है। तो ये फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र आता है। अगर कोणीय चौड़ाई पूछे, कोणीय चौड़ाई पूछे तो कोणीय चौड़ाई के लिए लैम्डा अपॉन ए लिख दोगे आप लोग, सही है। एक फॉर्मूला तो ये ध्यान रखना, विवर्तन में है, ये ध्यान रखना है। अब एन वी चमकीली फ्रिंज या काली फ्रिंज हमें निकालनी है, एन वी काली फ्रिंज निकालनी है। तो इसमें एन वी काली फ्रिंज के लिए जो सूत्र आता है वो आता है स्टूडेंट्स एन लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है। जो विवर्तन में, जो व्यतिकरण में, जो इंटरफेरेंस में, व्यतिकरण में एनवी चमकीली फ्रिंज की जो दूरी थी वो विवर्तन में काली फ्रिंज की दूरी होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अरे ऐसा वाला सूत्र अभी देखो, अगर आप लोगों ने लिखा है व्यतिकरण में, ये सूत्र किसके लिए लिखा था, ये लिखा था हमने एनवी चमकीली फ्रिंज ऐसे लिखा था, बल्कि विवर्तन में ये काली फ्रिंज के लिए आता है। इसके लिए डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस अपन पढ़ने नहीं है, फॉर्मूले थोड़े से एक बार रिलेट कर लेना इनको। अगर हम लिखे एन वी काली फ्रिंज, एन वी काली फ्रिंज, सॉरी एन वी काली फ्रिंज तो लिख दिया, एन वी चमकीली फ्रिंज, एन वी चमकीली फ्रिंज। तो स्टूडेंट्स चमकीली फ्रिंज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n - 1 लैम्डा डी बटे 2a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एन वी चमकीली फ्रिंज, एन वी काली फ्रिंज दोनों के लिए ध्यान रखना, एन का मान जो है वो यहां पे 1 2 3 4 कुछ ऐसे है। ये पहली, दूसरी, तीसरी चमकीली या काली फ्रिंज के लिए पूछा जाता है। अगर कोणीय चौड़ाई पूछे, कोणीय फ्रिंज की स्थिति पूछे तो ये कैपिटल डी आप लोग हटा दोगे और फिर इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूले वैसे ही हैं, क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आप लोगों के आगे जो टॉपिक है, इसको लिख लो एक बार, फिर अपन आगे का देखते हैं। लिख लिया होगा? अच्छा स्टूडेंट्स, इसी में चलो एक छोटा सा पोर्शन और बता दूं मैं, इसमें ध्यान रखना। देखो व्यतिकरण और विवर्तन में थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना। व्यतिकरण, विवर्तन, व्यतिकरण में लिखते जाना ऐसे बना के कि इसमें सभी फ्रिंजेस समान चौड़ाई की बनती है, समान चौड़ाई की बनती है। इसमें चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है इसमें चौड़ाई। इसमें सभी फ्रिंजों की तीव्रता, ध्यान रखना फ्रिंजों की बात करें अपन, सभी फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है।
इसमें तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। पता नहीं कोई थ्योरी का क्वेश्चन बन जाए तो उसके लिए ध्यान रखना है। फ्रिंजों के लिए लिख रहे हैं कि व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, विवर्तन में चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। व्यतिकरण में फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, मतलब चमक अगर उनमें बन रही है तो वो सारी समान चमक की बनेगी। लेकिन विवर्तन में जो फ्रिंजें बनती है वो भिन्न भिन्न तीव्रता की बनती है, मतलब बीच वाली फ्रिंज सबसे ज्यादा तीव्रता की, सबसे ज्यादा चमक की बनेगी, सबसे ज्यादा चमकीली बनेगी। उसके बाद वाली जो चमकीली फ्रिंज है वो थोड़ी हल्की बनेगी, फिर उसके बाद वाली फ्रिंज थोड़ी हल्की बनेगी, यानी तीव्रता घटती जाती है। जैसे जैसे बीच वाली फ्रिंज से दूर जाते हैं तो तीव्रता कम होती जाती है, बल्कि इसमें समान रहती है। चौड़ाई भी अगर देखो तो याद रखना कि बीच वाली फ्रिंज से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो चौड़ाई भी कम होती जाती है। तो ये दोनों ध्यान रखना, थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है तो आप लोग इसको लिख लेना कि विवर्तन में केंद्रीय फ्रिंज से दूर हटने पर फ्रिंजों की चौड़ाई घटती है, तीव्रता भी कम होती जाती है। देखो तीव्रता के लिए एक बार एग्जाम में आया हुआ भी था, तो आप लोग ग्राफ ध्यान रखना। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं अपन, ठीक है। तो ये तीव्रता का ग्राफ है और इधर है दूरी और इधर है तीव्रता। मान लो जो चमकीली फ्रिंज, बीच में जो चमकीली फ्रिंज बन रही है उसकी तीव्रता आई नोट है। कितनी है? आई नोट। तो इसके जस्ट बाद वाली जो चमकीली फ्रिंज बनेगी इसकी तीव्रता आई नोट बटे 22 होगी। कितनी होगी? आई नोट बटे 22। उसके बाद वाली अगर चमकीली फ्रिंज है तो इसकी बनेगी आई नोट बटे 61। तो इस तरीके से ध्यान रखना, यहां में जो पहली चमकीली फ्रिंज है ये तो बीच वाली हो गई, जिसको केंद्रीय उच्चिष्ट या केंद्रीय फ्रिंज बोलते हैं। ये तो 0 नंबर की फ्रिंज है। उसके बाद में ये पहली चमकीली फ्रिंज, ये दूसरी चमकीली फ्रिंज, ये तीसरी चमकीली फ्रिंज। तो पहली चमकीली फ्रिंज है वो इसकी तुलना में आई नोट बटे 22 तीव्रता की होती है, यानी 22 गुना कम तीव्रता होती है इसकी। दूसरी अगर फ्रिंज देखेंगे तो ये आई नोट बटे 61 तीव्रता की होती है, यानी इसकी तुलना में 61 गुना कम होती है तीव्रता, और ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। तो ये दो मान आप लोग ध्यान रखना। पिछली बार या ये पूछा था शायद 2016 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन कि केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता तथा प्रथम उच्चिष्ट की तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता आई नोट और प्रथम उच्चिष्ट की तीव्रता आई नोट बटे 22, इनका अनुपात क्या होगा? तो आई नोट से आई नोट कट जाएगा, 22 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर इसका 22 बटे 1 था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट हो गया था उस टाइम पे। क्यों हो गया था? क्योंकि 22 बटे 1 का कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। मान लो आप लोगों को पूछ ले कि विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम उच्चिष्ट तथा तीसरे उच्चिष्ट या प्रथम जो केंद्रीय चमकीली फ्रिंज तथा दूसरे चमकीली फ्रिंज की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। अगर ऐसा पूछ ले तो आप लोग सिंपल सा लिख सकते हो कि ये तो बीच वाली केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता हो गई। दूसरी फ्रिंज की कितनी होती है? आई नोट बटे 61। आई नोट से आई नोट कट जाएगा, 61 ऊपर चला जाएगा, तो 61 बटे 1 का आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। 16 में पूछा था, क्वेश्चन डिलीट हो गया था। 18 में इसके बारे में पूछा नहीं था, इस बार पता नहीं पूछ ले, ठीक है ना। तो ये व्यतिकरण विवर्तन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से इतना हो जाना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन ध्रुवण के बारे में। ध्रुवण देखो क्या होता है, जो हमें बल्ब से प्रकाश मिलता है वो अध्रुवित प्रकाश होता है। कैसा होता है? अध्रुवित। अध्रुवित का मतलब क्या होता है कि मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रकाश जो है वो विद्युत और चुंबक से मिलकर बनता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनता है। तो एक प्रकाश जो है स्रोत से अगर कोई प्रकाश निकल रहा है, कोई तरंग निकल रही है, तो उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो चारों तरफ होता है, ठीक है, सभी दिशाओं में होता है। मान लो ये तरंग की दिशा है तो जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऐसे चारों तरफ बनेगा, ठीक है ना। तो अध्रुवित प्रकाश को कुछ ऐसा बना देते हैं कि मान लो ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है तो इसको इस तरीके से बनाते हैं, यहां पर डॉट, ये डॉट, ये ई वेक्टर की दिशा को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है। डॉट जो है वो विद्युत क्षेत्र को ऐसे दर्शा रहा है। तो विद्युत क्षेत्र चारों तरफ होता है, इसमें हमने दो ही दिशा ली है तो चारों तरफ होता है। ये कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है। लेकिन जब हम इसको ध्रुवक पर आपतित करवाते हैं, ध्रुवक मतलब ऐसी वस्तु जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदलती है, उसे क्या बोलते हैं? ध्रुवक,
ये ध्रुवक है, ठीक है। अब जब इसको ध्रुवक पर आपतित करवाते हैं तो ध्रुवक से निकलने वाला जो प्रकाश है वो ध्रुवित होता है इस तरीके से। देखो अब मैंने यहां पे डॉट डॉट बनाए थे, अरे इस तरीके से जो डॉट डॉट बनाए थे यहां पे देखो, इसमें डॉट डॉट नहीं बनाए। इसका मतलब क्या है, जो ई वेक्टर चारों तरफ था अब वो केवल एक ही दिशा में सीमित हो गया है, ठीक है। अरे कहने का मतलब जैसे ये प्रकाश है तो इसमें अध्रुवित है तो इसमें ई वेक्टर इधर 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 चारों तरफ होगा। जैसे मैंने ध्रुवक रखा तो ध्रुवक से निकलने के बाद में जो ई वेक्टर है वो एक ही तल में सीमित हो जाएगा, ऊपर नीचे सीमित हो जाएगा या ऐसे सीमित हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रकाश को हम बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं? ध्रुवित प्रकाश, इसको बोला जाता है स्टूडेंट ध्रुवित प्रकाश। तो ये अध्रुवित प्रकाश हो गया, ये ध्रुवित प्रकाश हो गया, ठीक है, और ये ध्रुवक हो गया। इसी में आप लोग ध्यान रखना, एक होता है कंपन तल, एक होता है ध्रुवण तल। कंपन तल, देखो ये ई वेक्टर जिस तल में बने हैं, जैसे ई वेक्टर मैंने इस बोर्ड के तल में बनाए हैं, बोर्ड जैसे उस तल में बनाए हैं, तो इस वाले तल को अपन कंपन तल बोलेंगे। और इसके लंबवत जो तल होता है, इसके लंबवत जो ये वाला क्षैतिज तल बनेगा वो क्या बनेगा? इसका ध्रुवण तल बनेगा। तो एक कंपन तल होता है, इसमें एक ध्रुवण तल होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके अलावा आप लोग ये ध्यान रखना कि ध्रुवक के रूप में क्या क्या काम में लिया जा सकता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ध्रुवक अपन एक टूरमेलिन क्रिस्टल आता है, ये वाले नाम लिख लेना क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकते हैं। टूरमेलिन क्रिस्टल काम में लिया जाता है। निकोल प्रिज्म काम में ले सकते हैं, निकोल प्रिज्म काम में ले सकते हैं। इसके अलावा निकोल प्रिज्म के अलावा स्टूडेंट्स काम में लिया जा सकता है, पोलेराइड काम में ले सकते हैं, पोलेराइड ये काम में लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्रुवक के रूप में काम में लिए जा सकते हैं जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदलता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक ब्रूस्टर का नियम भी है, वो भी लिख लेना आप लोग, ब्रूस्टर का नियम। देखो स्टूडेंट ब्रूस्टर का नियम क्या है? तो ब्रूस्टर ने ये कहा था कि जब हम किसी प्रकाश को एक ऐसी सतह पर आपतित करवाते हैं जिससे अपवर्तन व परावर्तन दोनों होते हैं, जैसे मान लो यहां पर पानी की सतह है, इस पे अगर प्रकाश आके आपतित होगा तो पानी से टकरा के परावर्तित भी हो जाएगा और पानी के अंदर प्रवेश भी कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपतित प्रकाश है, ये दो भागों में बट गया, एक परावर्तित किरण में बदल गया, एक अपवर्तित किरण में बदल गया। तो ब्रूस्टर ने यह कहा कि यदि अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण 90 डिग्री है, ध्यान से सुनना, यदि अपवर्तित किरण जो पानी के अंदर चली गई किरण उसमें और जो परावर्तित होकर चली गई उसमें कोण अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो ये जो परावर्तित किरण है, कौन सी किरण? परावर्तित जो किरण है वो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होता है। कैसा प्रकाश होता है? ये पूर्णतः ध्रुवित होता है, पूर्णतः ध्रुवित होता है। ये ब्रूस्टर का नियम है। जिस आपतन कोण पर ऐसा होता है इसे ब्रूस्टर कोण बोलते हैं। इसको थीटा सी से लिख लेते हैं अपन, या आई सी से, या इसको आप लोग सी से मत लिखो, इसको पी से लिख लो, आई पी लिख देता हूं मैं, ठीक है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, आई पी लिख देता हूं इसको। तो ध्यान से सुन लो फिर से ब्रूस्टर का नियम क्या है। तो ब्रूस्टर ने यह बताया कि जब प्रकाश को एक ऐसी सतह पर आपतित करवाया जाता है जिससे प्रकाश जो है परावर्तित होता हो, अपवर्तित होता हो, और अगर अपवर्तित और परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य 90 डिग्री का कोण है तो परावर्तित जो किरण है वो पूर्णतः ध्रुवित हमें प्राप्त होती है, पूर्णतः ध्रुवित हमें प्राप्त होती है। जिस आपतन कोण पर ऐसा होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर कोण बोला जाता है। अब ये जो ब्रूस्टर कोण है इसके लिए एक संबंध भी दिया था जिसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है? tan IP होता है। म्यू क्या है? इस पदार्थ का, यहां पर जो भी पदार्थ है उसका अपवर्तनांक है ये क्या है? अपवर्तनांक सीधा सीधा दिया हुआ आता है। और IP क्या है? ये आपतन कोण है। तो इसको हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूस्टर का नियम लिख लेना है स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है। मेरे ख्याल से ध्रुवण में इतना अगर पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, इसमें और कुछ ज्यादा होता नहीं है। अच्छा, एक ध्रुवणमापी भी है। ध्रुवणमापी भी देख लो, मैं बता देता हूं क्या होता है। इसमें क्या होता है? अध्रुवित प्रकाश एक ध्रुवक होता है और एक यहां पर चेक करने के लिए एक और ध्रुवक लगा के रखते हैं अपन, ठीक है। अगर यहां से आते हुए प्रकाश की तीव्रता I0 है,
यहां पर प्रकाश की तीव्रता I1 है और इससे निकलने के बाद प्रकाश की तीव्रता क्या है, I2 है। तो ध्रुवणमापी इनके बीच का संबंध होता है, बस ये ध्यान रखना। देखो संबंध में बता देता हूं। अध्रुवित प्रकाश से जब पहली बार ध्रुवित होगा तो जो तीव्रता है I1 वो इसकी आधी होगी, I0/2 होगी। ध्यान रखना, डायरेक्ट तथ्य है, याद रखना, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे I0 तीव्रता का प्रकाश आ रहा है तो पहली बार ध्रुवित होने पर ये कितनी हो जाएगी तीव्रता, I0/2 हो जाएगी। इस दूसरे से निकलते हुए प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ध्रुवणमापी के लिए एक सूत्र काम में आता है। थीटा क्या है, वो इन दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज की यूनिट थी। क्वेश्चन हमने जरूर इन पे नहीं किए, लेकिन इन पे बस केवल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे, एग्जाम्पल देखोगे तो कर लेंगे, या फिर जब भी अपन दोबारा टाइम मिला क्वेश्चन किए तो दोबारा इसके क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। तो ये आज की यूनिट थी, आप लोग एक बार इसको देख लो। आज के वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।